Hello students, today we are going to discuss our next type of business organization, that is cooperative organization or cooperative society. So हिंदी में हम इसे कहते हैं सहकारी संगठन. A cooperative society is one which has been voluntarily formed by some persons for the promotion of their common economic interests. यानी सहकारी संगठन वह संगठन है जो इसलिए बनाया गया कि कुछ व्यक्ति साझे में मिलकर काम करें. देखिए, पार्टनरशिप में भी साझे में ही काम कर रहे थे, लेकिन हमने वहाँ देखा कि एक लिमिट लगाई गई कि कितने पार्टनर्स होंगे. यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है. यहाँ एक सोसाइटियल अपलिफ्टमेंट के लिए या कुछ सोसाइटी के वो लोग जो अकेले काम नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बना के और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं. जो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है वो 1912 का एक्ट था, अधिनियम था. उसमें जो परिभाषा दी गई वो दी गई कि अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्ट द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स. सहकारिता के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर अगर कोई संस्था कार्य करे तो उसे सहकारी संस्था कहा गया. यह भारतीय अधिनियम के तहत कहा गया. आप सभी ने लिज्जत पापड़ का नाम सुना है. लिज्जत पापड़ के अलावा आप सब ने अमूल नाम सुना है. देखिए, ये दो इंडिया के एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्ज़ाम्पल्स हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत बनी हुई हैं, पर ये दो एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं जिनके साथ हम तुरंत को रिलेट कर पाते हैं. अमूल क्यों बनाया गया था? एक्चुअली जो छोटे दूध वाले लोग थे, मिल्कमैन थे, जिनके पास 1 kg 2 kg मिल्क होता था या 1 या 2 लीटर्स ऑफ मिल्क होता था, वो कहीं पे भी उसको बेच नहीं पा रहे थे. उससे उनकी अर्निंग नहीं हो रही थी और उनके घर में वो एक्स्ट्रा था. सो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और उस सोसाइटी के तहत सब ने अपना मिल्क इकट्ठा किया और फिर उसको बड़ी फैक्ट्रीज़ को सप्लाई करने लगे सो दैट सभी को इनकम जनरेट हो. और वो एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी आज वर्ल्ड में एक एग्ज़ाम्पल बनी हुई है और इंडिया में हम सभी अमूल के प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया. सो अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ फीचर्स देखते हैं. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है. सभी स्व इच्छा से इसके मेंबर्स बनते हैं. आप किसी से फोर्सेबली आप इसको मेंबर नहीं बना रहे. देन अगेन रजिस्टर्ड है. हमने बात कर ली कि इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के तहत इसको रजिस्टर करना पड़ता है. इसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं. सो एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है फ्रॉम द मेंबर्स. देन लिमिटेड लायबिलिटीज़ हैं. जो दायित्व हैं वो सभी के लिमिटेड हैं. अगर हम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात करें तो वहाँ दायित्व बहुत ज़्यादा थे, यहाँ कम है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस, देखिए ये समझने वाला पॉइंट है. ये हमेशा चलने वाली संस्थाएं हैं. लोग आएंगे और जाएंगे पर संस्था बंद नहीं होती, इसीलिए इसको कहा गया परपेचुअल एग्जिस्टेंस. कैपिटल, अब कैपिटल यहाँ बहुत कम लगाया गया है. पहले के दो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंस यही है कि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव सोसाइटी नहीं है. बहुत ही कम पूंजी के द्वारा कोई भी बिज़नेस कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की जा सकती है. और जो ईच मेंबर हैज़ 1 शेयर और ये शेयर ट्रांसफरेबल भी नहीं है. देन 1 मेंबर 1 वोट. देखिए, जो सोसाइटी का कामकाज है वो डेमोक्रेटिक है. हमारा देश भी डेमोक्रेटिक है. ईच पर्सन हैज़ अ राइट
फॉर 1 वोट। 18 ईयर्स के बाद हम वोटिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हर मेंबर के पास वोटिंग राइट है, पर एक मेंबर के पास एक ही वोटिंग राइट है। यहाँ वोट ट्रांसफ़रेबल भी नहीं है, शेयर ट्रांसफ़रेबल भी नहीं है। अगर मैं सोसाइटी छोड़ रहा हूँ तो मैं अपना शेयर किसी को देकर नहीं जा सकता, या मेरा वोटिंग राइट किसी को भी देकर नहीं जा सकता। सभी के पास इक्वल राइट्स हैं। देन नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब हम सभी जानते हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो यहाँ का प्रबंधन उसी तरह चलता है कि लोग वोटिंग के द्वारा अपने कार्यकारिणी का चुनाव करते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर है। देन नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। यहाँ प्रॉफिट मोटिव तो है, पर क्यों बनाया गया कि समाज में कुछ सामाजिक फ़ायदे के लिए, सभी के फ़ायदे के लिए बनाया गया। सो हर मेंबर को कुछ मिल सके, इसलिए इसे बनाया गया। और यहाँ जो प्रिंसिपल जिस पे कार्य किया गया वो इक्वालिटी, जस्टिस और म्यूचुअल हेल्प का है। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। नाउ वी कम टू एडवांटेजेस। देखिए, ईजी टू फॉर्म है, इसको रजिस्टर करवाना है, बट इट इज़ ईजी टू गेट इट रजिस्टर्ड। इन्वेस्टमेंट की हमने बात कर ली, बहुत कम पूंजी के द्वारा भी हम शुरू कर सकते हैं। फिर इक्वल वोटिंग राइट्स है, 1 पर्सन 1 वोट। अगेन देखिए, जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लगभग वही सारे इसके एडवांटेजेस हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, स्थायित्व है। क्यों? हमने आपको बताया कि कोई व्यक्ति छोड़ के जा भी सकता है और नया व्यक्ति ज्वाइन भी कर सकता है। इन केस सोसाइटी किसी कारण से सही से काम नहीं कर पा रही है तो इसको एक जनरल मीटिंग के द्वारा बंद भी किया जा सकता है। अब देखिए, सरकार जो है वो सोसाइटी को कई सारे फ़ायदे देती है, क्योंकि यह संस्था सिर्फ पैसों के लिए नहीं बनाई गई, पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई गई। इसमें एक सामाजिक सरोकार है, तो कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स सरकार देती है। खुद से भी कुछ गवर्नमेंट एड भी मिलती है, लोन्स, असिस्टेंट्स, ग्रांट्स, ये सारे भी मिलते हैं। लाइबिलिटी सभी की लिमिटेड है, दायित्व ज़्यादा नहीं है। बट हर जगह एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेट्स सी अबाउट सम डिसएडवांटेजेस। अब देखिए, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये स्मॉल आर्टिजन्स या स्मॉल बिजनेस पीपल, इन्होंने मिलके एक संस्था बनाई है, तो फाइनेंस एक्चुअली है ही नहीं बहुत ज़्यादा। फिर प्रबंधन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ आप किसी बाहर वाले को इनिशियली हम हायर नहीं करते हैं, खुद ही संस्था के लोग ही मिलकर प्रबंधन कर रहे हैं। तो कई बार प्रोफेशनल्स के ना होने से भी दिक्कत हो जाती है। कई बार लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, शुरू में सोसाइटी नहीं चल पा रही या कोई और रीज़न है, आपस में डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं, राइवलरीज़ भी हो जाती हैं। फिर सीक्रेसी नहीं है, इतने सारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी इसी वजह से है। फिर फंड्स भी मिसयूज़ हो रहे हैं। जो थोड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं या जो कार्यकारिणी है, कई बार वो सोसाइटी के फंड्स को मिसयूज़ भी कर देती है। डिसीजंस में भी डिले होता है, क्योंकि जनरल बॉडी मीटिंग होगी, फिर वो निर्णय लेंगे। अब सरकार बहुत सारे एड दे रही है, तो फिर उसका रेगुलेशन भी है, उसमें इंटरफेरेंस भी है। एंड सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन अब हम इसकी सूटेबिलिटी देखें। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। सो यहाँ अभी मेरे स्लाइड में नहीं है, बट लेट्स सी देम इन अ ब्रीफ। जैसे क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। क्रेडिट वो है जहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट है, या स्मॉल सेविंग्स, या हमारी छोटी पूंजी को इकट्ठा करके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी। इन दिनों आप सुन रहे हैं, इनफैक्ट कुछ छोटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी जो अब बैंक्स में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार की। और नॉन क्रेडिट में
कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हो सकते हैं, जैसे मसालों का काम किया या आपके छोटे मोटे मसालों के आइटम्स जो कुछ लोगों ने मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और फिर वो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सप्लाई कर दिया। कुछ मार्केटिंग के लिए हो सकती हैं, जैसे हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स की, मिल्क प्रोडक्ट्स की। फिर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित लोगों की भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं। सो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं। बट बेसिकली जो लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है उनके लिए, छोटे जो आर्टिजन्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं है या बड़े ऑर्डर्स वो अकेले हैंडल नहीं कर सकते, उस तरह के वर्क के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ suitable form of business organization. Thank you.